नाउ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रही हूँ, नेचुरल कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स 2013 मेंस में जो नया टॉपिक ऐड हुआ है ज्योग्राफी सेक्शन में, ये वो टॉपिक है राइट। वैसे तो काफी चीजें प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड आएंगी, आपको रिपीटेशन भी लगेगा, बट ये टॉपिक जब अभी ऐड हुआ है तो हमारे लिए करना जरूरी बन जाता है। उसमें हम तीन चीजें पढ़ेंगे, वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक एंड सुनामी। वैसे इस लिस्ट में और भी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट आ सकती है जैसे साइक्लोन्स, लेकिन साइक्लोन को मुझे आपको समझाने के लिए क्लाइमेटोलॉजी के कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना जरूरी है। तो जब मैं क्लाइमेटोलॉजी कराऊंगी तब उस टाइम में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड टेम्परेट साइक्लोन बोथ आई विल कवर इन दैट पोर्शन। फ्लड और ड्रॉट भी आ सकते हैं। फ्लड और ड्रॉट जो है हमें ज्योग्राफी में सिर्फ इंडियन कंटेक्स्ट में करते हैं, यानी इंडिया में फ्लड्स कहाँ पर आते हैं, क्यों आते हैं और ड्रॉट्स की वजह क्या है। तो वो भी जब हम इंडियन ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर देखेंगे तब वो क्वेश्चन वहां पे कवर होगा। अभी जो ये कैटास्ट्रॉफिक इवेंट है वो जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है, सो ये तीन चीज हम यहीं पर पढ़ेंगे। सबसे पहले है वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म यानी कि जब अर्थ के इंटीरियर में जैसे मैग्मा जो है क्रिएट होता है, वहां से लेके जब मैग्मा ऊपर आता है और ऊपर आने के बाद अर्थ की सरफेस में जो वो लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है, इन एंटायर प्रोसीजर को जो कहते हैं उसे वोल्केनिज्म कहते हैं। यानी कि फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ मैग्मा टू क्रिएशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, इस पूरे प्रोसीजर को वोल्केनिज्म कहते हैं। वोल्केनिज्म रैंडमली पाया नहीं जाता, उसके एक पैटर्न है, उसका कुछ रीजन है, मैकेनिज्म। उसके जो रीजन भी है वो भी रैंडम नहीं है, क्यों किस जगह पे वोल्केनिज्म आता है। पहले डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। पहला एरिया वोल्केनिज्म जहां पे पाया जाता है दिस इज द पैसिफिक ओशन, और उसके बॉर्डर पे आप देखेंगे इस सभी जगह पे वोल्केनिज्म एक्टिवली पाया जाता है। इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं बिकॉज ऑफ द वोल्केनिज्म। यहाँ पे आप देखेंगे काफी सारे ट्रेंचेस भी हैं और ये ट्रेंचेस एक्टिव है, इसलिए यहाँ पे उनके सबडक्शन से यहाँ पे जो है वोल्केनिज्म पाया जाता है। मैंने जब आपको सीज फ्लोर स्प्रेडिंग बताया था तब मैंने कहा था कि जो पैसिफिक प्लेट सबसे फास्टेस्ट जो है वो स्प्रेड करती है 6 सेमी पर ईयर, और एटलांटिक है वो सबसे स्लोएस्ट है 1 सेमी पर ईयर। बट फिर भी एटलांटिक जो है वो स्प्रेड हो रहा है, उसका एक्सपांशन हो रहा है, और पैसिफिक जो ओशन है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। उसकी वजह ये है कि जितना ये पैसिफिक ओशन जो है यहाँ पे उसकी मिड ओशनिक रीच ऐसे है, वो जहाँ पे इसका जो क्रिएशन हो रहा है उससे भी ज्यादा और या फिर उसी इक्वली वो यहाँ पे ट्रेंचेस पे जो है ये पैसिफिक ओशन जो है वो डिस्ट्रॉय भी हुआ है राइट। तो उसकी जो ये ट्रेंचेस है ये एक्टिव है, और इसकी वजह से ये उसकी ओशनिक प्लेट का सबडक्शन होता है और उसका बेसाल्टिक हो जाए कन्वर्जन होके, या कॉन्टिनेंटल ओशनिक या ओशनिक ओशनिक कन्वर्जन से यहाँ पे वोल्केनो पाया जाता है राइट। तो दिस इज द वन रीजन जहाँ पे वोल्केनिज्म पाया जाता है, इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। एग्जाम्पल, वहां पे इस तरह से ओशनिक कन्वर्जन से भी वोल्केनिक आइलैंड आर्क बन सकते हैं, या फिर ओशन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन से पूरी वोल्केनिक आइलैंड माउंटेन रेंजेस बन सकती है। दूसरा रीजन है मिड ओशनिक रिज, वो भी हमने सीज फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी में अच्छे से पढ़ा था। यहाँ पे कन्वेक्शन सेल जो है वो ऊपर आता है और ओलिवाइन रॉक्स का कन्वर्जन होके यहाँ पे बेसाल्टिक इरप्शन होता है। बताया था बेसाल्ट काफी मोबाइल होता है, ये जो इरप्शन होता है बहुत ही शांत, बहुत ही क्वाइटली होता है और आराम से जो है यहाँ पे ये लावा फ्लो करता है। सो दिस इज द सेकंड रीजन इन द वर्ल्ड, मिड ओशनिक रिज, जहाँ पे वोल्केनिज्म होता है। तीसरा रीजन है मेडिटेरियन ओशन। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये जो पूरा मेडिटेरियन ओशन है वहां पे एक्चुअली कोई एक प्लेट नहीं, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी प्लेट्स के ब्रोकन पीसेस हैं, बहुत ही छोटे छोटे पीसेस, और जिनको नाम भी नहीं दिया गया। मतलब ये जो छोटी छोटी ओशनिक प्लेट्स हैं उनके बीच में कोलिजन होता है राइट। तो उसकी वजह से ओशनिक या इस ओशनिक कॉन्टिनेंटल कोलिजन से यहाँ पे वोल्केनोज मिल रहे हैं राइट। उसके एग्जाम्पल है ये माउंट इटना, माउंट वेसिवेस यहाँ पे इटली में है, बहुत सारे वोल्केनिज्म है। लेकिन ये मेडिटेरियन सी की इतनी छोटी छोटी प्लेट्स कैसे बनी। वैगनर तक हम चलते हैं। वैगनर ने बताया था कि पेंजिया जो है वो मिड मेसोजोइक एरा में उसका ब्रेकअप हुआ, और हमने देखा था डायग्राम के साथ में कि पेंजिया का जो ब्रेकअप हुआ वो 2 पार्ट्स में था। ऊपर का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसे लॉरेशिया कहते हैं, और सदर्न पार्ट को हमने बताया था गोंडवाना।
और इन लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच में एक छोटी सी वाटर बॉडी थी, उसे कहते हैं तैतीस सी। इस तरह से ये लॉरेशिया है और ये गोंडवाना। एक ऐसे स्टेज पे यहाँ पे पहले ये सभी जो लैंडमार्क थे वो सदर्न साइड पे थे। अब इस फेज में जो है वो ऊपर आना स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। ये सारे इस तरह अलग अलग डायरेक्शन में जो है मूवमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे बीच में तब था 33 सी। एक पोजीशन ऐसी होगी कि यहाँ पे जब अफ्रीका यहाँ पे कोलाइड हुआ, फिर यहाँ पे इस पोजीशन से यहाँ पे से टकराया, फिर इंडिया यहाँ पे टकरा गया। इसकी वजह से 33 जो सी था वो सिर्फ इस पोजीशन में यहाँ पे रहेगा। यानी कि आज का जो मेडिटेरियन सी है वो नथिंग बट द एनक्लोज्ड वर्जन ऑफ 33 सी। पहले जो 33 सी था वो सिर्फ इतनी जगह पे रहेगा, मेडिटेरियन सी, राइट। तो इसलिए जब अफ्रीका यहाँ पे टकराया, उसकी वजह से यहाँ पे जो है पूरी ब्रेक्स जो है वो ब्रोकन हो गई, टूट गई, और यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट्स जो है उसमें कन्वर्ट हो गई। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ मेडिटेरियन सी, राइट। मेडिटेरियन सी इज नथिंग बट अ रेसिडुअल पार्ट ऑफ 33। एक और एक वोल्केनोज के बारे में बताना चाहती हूँ जिससे हॉटस्पॉट वोल्केनो कहते हैं। आज तक जो हमने वोल्केनोज पढ़ा वो सिर्फ प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ऊपर आता, या डाइवर्जेंट बाउंड्री हो रही थी ओशनिक क्रस्ट के नीचे तो वो मिड ओशनिक रीच। अगर ओशनिक और ओशनिक क्रस्ट के बीच में कोलिजन हो रहा था तो वोल्केनिक आइलैंड अर्थ बने। अगर ओशनिक क्रस्ट और कोलिजन हुआ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में तो वोल्केनिक माउंटेन रेंजेस बनी। एक और चीज से भी अर्थ पर वोल्केनोज्म होता है जिसे हम हॉटस्पॉट वोल्केनोज कहते हैं। इसे प्लेट टेक्टोनिक से कोई रिलेशन नहीं है। ये वोल्केनोज अर्थ के इंटीरियर में से डायरेक्टली ऊपर आते हैं। उनकी जो पाइप है जिससे वो अप आते हैं उसे प्लूम कहते हैं। अब इन वोल्केनोज की कुछ यूनिक क्वालिटीज है, और वो ये कि ये जो वोल्केनोज होते हैं उनका लोकेशन फिक्स रहता है। वो अर्थ के जिस जगह से आते हैं उनकी ये प्लम ये फिक्स रहता है, लेकिन ऊपर जो प्लेट्स है वो मूव करती है, ये नीचे ही रहता है। आप पेन अपने हाथ में रखिए, एक कार्डबोर्ड लीजिए और पेन वहीं पे रखिए, कार्डबोर्ड को पास कीजिए तो एक लाइन बनती जाएगी कार्डबोर्ड। उसी तरह से यहाँ पे ये वोल्केनिज्म जो है उसकी लोकेशन वहीं पे फिक्स रहेगी। प्लेट मूवमेंट करेगी और इसकी वजह से क्या होगा कि अगर जो प्लेट मूव कर रही है वो प्लेट अगर ओशनिक यहाँ पे क्रस्ट है तो यहाँ पे वो आइलैंड बनाएगी, वोल्केनिक आइलैंड्स। अगर यहाँ पे उसके प्लम के ऊपर अगर कॉन्टिनेंटल लैंडमास आ गया तो कॉन्टिनेंटल लैंडमास को वो कट करके वहां पे जो है लावा प्लेट्यू क्रिएट करेंगे। अब ये जो होता है इंटीरियर ऑफ द रॉक्स में से आता है, ऑलिवाइन रॉक्स का कन्वर्जन होके बेसाल्ट आता है, इसलिए ये जो फ्लो होता है काफी स्मूथ होता है क्योंकि बेसाल्ट जो है काफी मोबाइल है। इसलिए यहाँ पे लैंड पर भी वो माउंटेन्स नहीं बनाता बट एक प्लेट्यू क्रिएट करता है, जैसे मैंने बताया काफी इजीली फ्लो कर करके उसके लेयर पे लेयर बनते हैं। तो इसी तरह से ये जो हॉटस्पॉट है लैंड पे वो प्लेट्यू क्रिएट करेगा और ओशन पे इस तरह के आइलैंड जो है वो क्रिएट करेगा। इसके एग्जाम्पल है वर्ल्ड में हवाइन, अल्यूशियन आइलैंड्स, कुरिल इन नियर जापान, अल्यूशियन जो है नियर अलास्का, रियूनियन हमने इंडियन ओशन में बताया था, हवाई आइलैंड, ये सारे आइलैंड्स इस तरह हॉटस्पॉट एक्टिविटी से बने। यहाँ पे मैंने बताया कि उसकी प्लम जो है यहाँ पे लोकेटेड ही रहती है, राइट। उसका पोजीशन फिक्स होता है, प्लेट इस तरह से मूव करती है, यानी कि यहाँ पे आइलैंड बनते जाएंगे और इस तरह की पूरी आइलैंड चेन बनती जाएगी। यहाँ पे वॉल्केनो एक्टिव रहेगा जब तक नीचे प्लूम है। जैसे प्लेट पास हो जाएगी ये वॉल्केनो जो है इरोड होते जाएंगे और डीएक्टिवेट या एक्सटिंक्ट होते जाएंगे, राइट। यहाँ पे जो है ये अलास्का है, ये रशिया है, और इस तरह से यहाँ पे अल्यूशियन आइलैंड की चेन मिलती है। यानी कि पहले इस तरह से यहाँ पे लैंड एक एक करके जो है आइलैंड क्रिएट हुए। एक और चीज हॉटस्पॉट से जो पता चलती है वो ये है कि जिस डायरेक्शन में इस तरह की वॉल्केनिक आइलैंड जो हम बनते हैं उससे हमें पता चलता है कि प्लेट किस डायरेक्शन में मूव हुई होगी, राइट। क्योंकि यहाँ पे अगर पहले उसे क्रिएट किया फिर यहाँ पे किया फिर यहाँ पे किया, इसका मतलब है प्लेट इस डायरेक्शन में मूव हुई होगी। क्योंकि हॉटस्पॉट है उसका तो पोजिशन सेम ही रहेगा, जो मूवमेंट हुई है वो प्लेट की हुई है। तो हॉटस्पॉट वॉल्केनो से उसके अगर उसके रॉक्स के एज निकाले तो हमें पता चलता है कि उस टाइम पे प्लेट किस डायरेक्शन में जो है उसकी मूवमेंट हुई। मैंने जब ये पूरा आपको टेबल बताया था बेसाल्ट, एंडेसाइट, ऑलिवाइन, ग्रेनाइट, उसके पीछे जो मेरा रीजन था ये सारी थियरीज में को समझना था ही, बट ये टॉपिक को समझना था।
मैं चाहती हूँ कि आप जो है वो डिफरेंशिएट कर पाए कि बेसाल्टिक वॉल्केनोज और एंडेसेटिक वॉल्केनोज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। हमने देखा था सिर्फ दो चीजों की वजह से बेसाल्टिक इरप्शन होता है। एक बेसाल्टिक इरप्शन होता है मिड ओशनिक रीज में और दूसरा होता है हॉटस्पॉट एक्टिविटी में। और एंडेसेटिक इरप्शन होता है जब ओशन या ओशन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस होता है, यानी कि वॉल्केनिक आर्क्स और कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स जो वॉल्केनिक माउंटेन्स बनता है उससे जो होता है वो एंडेसेटिक इरप्शन होता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसाल्ट तो हाईली फ्लूइड एंड मोबाइल है, राइट? तो उससे जो भी लैंडफॉर्म्स क्रिएट होंगे उसमें काफी हाइट नहीं होगी, मतलब कोन्स की तरह वो डेवलप नहीं होंगे, काफी इजीली वो स्प्रेड हो जाएंगे। बट इसकी जगह पे कंपेयर टू एंडेसाइट है वो काफी कम फ्लूइड है, वो जल्दी से थोड़ा डिस्टेंस करके वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा, कूल हो जाएगा। इसकी वजह से बेसाल्ट जो है उसका जब भी इरप्शन होगा बहुत ही क्वाइट होगा, बहुत ही साइलेंट होगा। और एंडेसाइटिक हमेशा उनके वॉल्केनोज हमेशा एक्सप्लोजिव रहते हैं, लाइक दिस। यहाँ पे जो है हवाईन आइलैंड में बेसाल्टिक इरप्शन हो रहा है हॉटस्पॉट एक्टिविटी से। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग आराम से बैठे हैं और लावा को फ्लो होते देख रहे हैं। एंडेसाइटिक वैसे नहीं हो सकता। यहाँ पे सिर्फ लोग बैठ ही नहीं सकते, लेकिन इसकी वैली में भी अगर कोई टाउन है और उसका अगर ये वॉल्केनो कुछ लिमिट से बाहर एक्टिव होता है तो पूरे टाउन्स को इवैक्यूएट करना पड़ता है। और इनके जो स्मोक और डस्ट जो डेवलप होते हैं कई बार इतने अमाउंट में होता है कि वहां के एटमॉस्फेयर में कई दिनों तक उसकी डस्ट और स्मोक रहते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बेसाल्टिक एंड एंडेसाइटिक। ठीक है, इसके इरप्शन साइलेंट होता है और इसके जो इरप्शन होता है वो काफी वायलेंट होता है। Now I'll take you the landforms created by the volcanism। दो तरह के लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है, एक है एक्सट्रूसिव, दूसरा है इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव यानी अर्थ के सरफेस के ऊपर जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होता है। इंट्रूसिव यानी अर्थ के सरफेस के नीचे जो वोल्केनिज्म लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है उसे इंट्रूसिव कहते हैं। एक्सट्रूसिव में वोल्केनिक प्लेट्यू और कोन्स यानी वोल्केनिक पीक्स बनती है, और इंट्रूसिव में कुछ डायग्राम्स में आपको दिखाऊंगी इस तरह के वो वोल्केनिज्म के लैंडफॉर्म जो क्रिएट होता है। यहाँ पे सपोज ये एक वोल्केनिक पीक है, ये अर्थ का सरफेस है, और इस तरह अंदर कोई इंट्रूसिव लैंडफॉर्म जो है वोल्केनिज्म से क्रिएट होता है। ये जो वेव भी आपको नजर आ रहा है एक्चुअली दे आर लेयर्स ऑफ रॉक्स, ठीक है। और ये जो है बाथोलिथ जो मैंने पहले बताया था आपको, यहाँ से वोल्केनिज्म जो है इस तरह से एक वर्टिकल पाइपलाइन से यहाँ पीक से बाहर आता है। इस वर्टिकल पाइपलाइन को डाइक कहते हैं, राइट। वो मल्टीपल डाइक्स भी इस तरह से हो सकती है, वो बाहर आती है। लेकिन इस वर्टिकल लाइन की जगह पे यहाँ पे अगर लावा जो है वो इस तरह रॉक में आके डिपोजिट हो जाता है, अगर वो हॉरिजॉन्टली डिपोजिट होते हैं तो उसे सील कहते हैं। अगर इस मैग्मा का जो रॉक्स है, ये लावा रॉक्स है, वो इस तरह अगर रॉक के लेयर्स में इस तरह से सॉसर शेप, यू शेप अगर डिपोजिट होते हैं तो उसे लोपोलिथ कहते हैं। अगर वो इस तरह से डिपोजिट होते हैं वेव एक्शन में, वेव शेप में, तो उसे फाकोलिथ कहते हैं। और एक ऐसी वर्टिकल पाइपलाइन जो पहले डाइक बनना चाहती है लेकिन बन नहीं पाई और इस जगह पे जो है ट्रैप हो गई है, तो इसे जो कहते हैं उसे लाकोलिथ कहते हैं। देयर इज नो कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड, सिर्फ आपको शेप देख के नाम याद रखना है, दैट इज द ओनली थिंग। शायद मेंस में 5 मार्कर आ सकता है कि एक्सप्लेन द इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय द वोल्केनिज्म, दैट्स इट। इंपॉर्टेंट जो है समझने के लिए, जस्ट लिस्ट फॉर योर नोट्स, इंपॉर्टेंट जो है समझने के लिए हमारे वो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, शील्ड वॉल्केनोस, पहले प्लेट्यूज समझेंगे, वॉल्केनिक प्लेट्यूज, और उसके बाद कोन्स के टाइप समझेंगे हम, शील्ड वॉल्केनो, सिंडर वॉल्केनो एंड कंपोजिट वॉल्केनोस। पहले देखते हैं लावा प्लेट्यूज कैसे क्रिएट होता है। ऑब्वियसली मैंने बताया हॉटस्पॉट वॉल्केनोस। हॉटस्पॉट वॉल्केनो अगर किसी लैंडफॉर्म यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे अगर होता है तो क्या होता है कि ये कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है या उसका क्रस्ट उसको क्रैक करके ये लावा बाहर आएगा। लेकिन ये लावा मैंने कहा बेसाल्टिक है, काफी फ्लूइड है, इसलिए आराम से पूरे रीजन में फैल जाएगा। इससे वॉल्केनिक आइलैंड बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काफी इजीली जो है फ्लो करेगा, लेयर पे लेयर बनाता जाएगा। अगर वो जब तक ये लैंड फॉर्म जो है वो उसके ऊपर रहेगा, जनरली ये जो प्लेट की मूवमेंट होती है बहुत ही स्लो होती है, जो उनको मूवमेंट जो होती है मैंने बताया था 4 सेमी पर ईयर, राइट। मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उसको किसी पोजीशन में पहुंचने के लिए।
तो काफी इयर्स तक जो होता है वो कोई भी कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होती है वो उस हॉटस्पॉट के नीचे रहेगी। तो बहुत ही लेयर पे लेयर जो है लावा का इस रीजन में डेवलप होगा और मैंने जो समझाया लावा प्लेट्यू क्रिएट होगा। राइट, इंडिया में जो इस तरह का प्लेट्यू उसे हम डेक्कन लावा प्लेट्यू कहते हैं। राइट, इंडियन का डेक्कन लावा प्लेट्यू कैसे क्रिएट हुआ था? जब इंडिया जो नीचे गोंडवाना लैंड से ब्रेकअप होने के बाद यूरेशिया से टकरा यहाँ पे, इससे पहले जब इंडिया अफ्रीका के ईस्टर्न पोर्शन में से जब पास हो रहा था, तब यहाँ पे आज जहाँ रियूनियन आइलैंड्स है, जिसे आज मैंने कहा था दिस इज द ओवरसीज टेरिटरी ऑफ फ्रांस, इस पोजीशन पे पहले वहां पे हॉटस्पॉट एक्टिविज्म था। और इंडिया जब वहां से पास हुआ तब इंडिया के जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थी वहां पे ब्रेकअप हुआ और लावा के लेयर पे लेयर बने और आज जो डेक्कन लावा प्लेट्यू इस तरह से क्रिएट हुआ। हमारे एग्रीकल्चर के लिए प्लेट्यू इंपॉर्टेंट है। ये जो लावा प्लेट्यू है उसकी जो सॉइल होती है ब्लैक सॉइल होती है, उसे रेगुर कहा जाता है। ये जो ब्लैक सॉइल होती है वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। हम एग्रीकल्चर में देखेंगे कि इस यूनिक लावा प्लेट्यू से क्रिएट हुई रेगुर सॉइल की और प्रॉपर्टीज क्या होती है। बट इस तरह से जो है हमारे यहाँ डेक्कन लावा प्लेट्यू क्रिएट हुआ है। सिर्फ इंडिया में इस तरह से नहीं हुआ है, बहुत सारी जगह वर्ल्ड में इस तरह के लावा प्लेट्यूज क्रिएट हुए हैं। यहाँ पे जो है ये ओज़ार्क प्लेट्यू हमने बताया था, कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू, पैटागोनिया प्लेट्यू, यहाँ पे पाराना प्लेट्यू, ये जो है बाल्कन प्लेट्यू, अरेबियन प्लेट्यू, अदमावा प्लेट्यू, काटंगा प्लेट्यू, बाय प्लेट्यू, साइबेरियन प्लेट्यू, डेक्कन लावा प्लेट्यू, स्टान प्लेट्यू ऑफ म्यांमार, यूनान प्लेट्यू ऑफ चाइना और यहाँ पे किम्बरली प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से वर्ल्ड में काफी सारी जगह पे हॉटस्पॉट एक्टिविटी की वजह से जो है इस तरह के लावा प्लेट्यूज क्रिएट हुए हैं। दिस इज फॉर योर नोट्स। अब हम चलते हैं किस किस टाइप के वोल्केनिक कोन्स बनते हैं। ये वोल्केनिक कोन्स ऑब्वियसली ऑन द कॉन्टिनेंटल लैंड्स पर बनेंगे। ओशनिक क्रस्ट पे अगर नीचे वोल्केनिक एक्टिविटी हुई है तो आइलैंड्स बनते हैं। किस तरह के कोन्स बनते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं शील्ड वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो हॉटस्पॉट एक्टिविटी अगर ओशन के नीचे बनती है तो ये बनते हैं और ये काफी, मैंने कहा कि ये बेसाल्टिक फ्लो होता है, काफी मोबाइल होता है तो फैल जाता है। इतनी ऊंची इसकी हाइट नहीं बन पाती क्योंकि उसको जैसे ही निकलता है वो फ्लो करता रहता है। इसका जेंटल स्लोप होता है, क्वाइट होता है। राइट, एक एग्जाम्पल है हवाइन वोल्केनोस। तो इस तरह से जो कोन बनता है उसे हम डोम वोल्केनो या शील्ड वोल्केनो कहते हैं। तीसरे टाइप के कोन्स है, इसे शिंडर कोन्स कहते हैं। ये कॉन्टिनेंट्स पे डेवलप होते हैं और जब ओशनिक कॉन्टिनेंटल कोलिजन होता है, जैसे एंडीज बना है, रॉकीज बने, उस कोलिजन की वजह से ये कोन्स बनते हैं। राइट, एंडेसाइटिक होते हैं इसलिए ऑब्वियसली जब बाहर आते हैं तब जो छोटे से डिस्टेंस कवर करते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, इसलिए उनकी जो कोन्स है उनकी हाइट जो है वो बढ़ती जाती है। राइट, क्योंकि वहां पे ये इकट्ठे होते रहते हैं। लेकिन ये जो शिंडर कोन्स होते हैं जनरली उनमें जो लावा बाहर निकलता है वो जनरली मैग्मा या लावा जब मेल्ट हुआ होता है वो मटेरियल बाहर नहीं निकलता, लेकिन जनरली डस्ट एंड एसिड जो है वो ज्यादातर बाहर आती है और उसकी एक्यूमुलेशन की वजह से, मतलब डस्ट और एसिड से बहुत ज्यादा डिपोजिशन नहीं होती, इसीलिए उनकी हाइट जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। शील्ड वोल्केनो से ज्यादा होती है, लेकिन मैंने आगे जो बताऊंगी उस वोल्केनो से उनकी हाइट जो है ज्यादा नहीं बढ़ती। या मीडियम रेंज उनकी हाइट होती है और ज्यादातर एसिड्स और डस्ट ही बाहर आती है। तीसरे टाइप के जो वोल्केनिक कोन्स है सबसे ज्यादा उनकी हाइट होती है, जिसे कंपोजिट कोन कहते हैं, क्योंकि उनके कोन में जो भी मैग्मा बाहर आता है उसमें लेयर्स होते हैं। पहले एक बार लावा बाहर आएगा, फिर एक लेयर पे एसिड और डस्ट आएंगे, फिर लावा आएगा, फिर एसिड एंड डस्ट आएंगे, तो पूरा कंपोजिट जो है इस तरह का कोन बनेगा जिसमें लेयर्स होंगे अलग अलग। और ये जो मैग्मा होता है, लिक्विड मैग्मा, उस डस्ट और उस एसिड को जो है सीमेंटिंग करके इस तरह का पूरा कोन बनाएगा। ये जो कोन होते हैं इस तरह के वायलेंट होते हैं, एंडेसाइटिक बाहर आता है, वायलेंट एक्सप्लोसिव होता है और उनकी हाइट जो है वो इन तीनों कोन में सबसे ज्यादा होती है। माउंट स्ट्रोम्बोली, माउंट वेसुविस इन यूरोप, माउंट फूजी इन जापान, दैट एग्जांपल ऑफ सच काइंड ऑफ कोन्स। ये उनका एक कंपैरिजन टेबल है। शील्ड में हाईली फ्लूइड बेसाल्टिक होगा, शिंडर में लेस फ्लूइड होगा, लेस मोबाइल होगा,
और कंपोजिट में तो हाईली विस्कस होगा, लिस्ट मोबाइल जो है मैग्मा बाहर आएगा। शिल्ड हाईली फ्लूइड होने की वजह से काफी साइलेंट फ्लो होगा इसका। सिंडर में तो काफी हद तक सिर्फ डस्ट और एसिड्स बाहर आते हैं। कंपोजिट में वायलेंट वॉल्केनिक इरप्शन होता है, एंडेसाइटिक भी होता है और डस्ट भी बाहर आती है। फ्लूइड होने की वजह से जेंटल स्लोप और स्मॉल वॉल्केनोस बनते हैं। सिंडर कॉन स्टीप उसका स्लोप रहता है, और लेकिन ये होती है, इनकी हाइट जो होती है कम होती है। दे आर स्मॉल वॉल्केनोस, बट कंपोजिट वॉल्केनो सबसे हाईएस्ट वॉल्केनो होता है, राइट। दे आर दी लार्ज वंस, बिकॉज उनमें जो मैग्मा जिस क्वांटिटी से बाहर आता है इसकी वजह से दे आर लार्ज वॉल्केनोस। एक और कॉन्स के बारे में बताना चाहती हूँ, दिस इज पार्ट ऑफ सिंडर ओनली। उसमें ये होता है कि मैंने आपके एक वेंट बताई थी, डाइक का था। इस तरह से अगर किसी वॉल्केनिक कॉन में एक से ज्यादा डाइक या इस तरह की वेंट जो अगर बाहर आती है तो उसे पैरासाइट कॉन कहते हैं। और इस तरह की यहाँ से भी अगर लावा जो है वो बाहर आ रहा है तो यहाँ पे भी एक छोटा सा कॉन डेवलप होगा, और जितनी भी पाइपलाइन जो उसकी बाहर आ रही है वहां पे छोटे छोटे इस तरह के कोन बनते हैं। तो जो पैरासाइट कोन्स होते हैं उसमें मल्टीपल कोन्स पाए जाते हैं, मल्टीपल डाइक्स या वेंट्स पाई जाती हैं, राइट। सो दिस इज वन पैरासाइट कोन्स। और एक फीचर जिसे फ्यूमारोल्स कहते हैं। जब वोल्केनिक पीक जो होता है वो उसके एक्टिव फेज में जो है लावा जो बाहर आता है वो अगर बंद हो गया, मतलब उसका जो लावा जो है वहां से जो सोर्स जो बाहर आता है वो जब आना बंद करता है, तब लास्ट फेज में ऐसा होता है कि वो जो रिमेनिंग लावा है उसकी जो स्टीम है वो इस तरह से पीक के किसी किसी वेंट में से बाहर आती है। दिस इज द स्टीम, और गैसेस जो है वो इस तरह से बाहर आते हैं। तो इसे जो कहते हैं फ्यूमारोल्स कहते हैं। ये हमेशा कोई भी वॉल्केनिक माउंटेन जो होता है वो एक्टिव फेज में होता है, वो एक्टिव फेज से डीएक्टिवेट या डोरमेंट या एक्सटिंक्ट हो रहा होता है, उसकी साइनिंग है। अगर फ्यूमारोल्स डेवलप हो रहे हैं उसका मतलब कि वो वॉल्केनो जो है अब एक्टिव नहीं रहेगा। तो दिस इज द लास्ट साइन ऑफ एक्टिव वॉल्केनो। यहाँ पे काफी सारे गैसेस बाहर आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन, एसिडिक गैसेस बाहर आते हैं। एक इंपॉर्टेंट जो गैस बाहर आता है वो है सल्फर। मैंने पहले भी बताया था सल्फर इज वेरी रेयर मिनरल फाउंड ऑन कॉन्टिनेंट्स। तो यहाँ पे जो है इस गैसेस में सल्फर भी बाहर आता है और उसका डिपोजिशन यहाँ पर होता है और फिर उससे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जब वोल्केनोस एक्सटिंक्ट हो जाते हैं यानी कि उनकी एक्टिविटी बंद हो जाती है, तब उसके जो माउथ होता है, यहाँ पे तो नीचे लावा जो सॉलिडिफाई हो चुका होता है, उसका जो माउथ है उसके डिप्रेशन को हम कहते हैं क्रैटर। अगर क्रैटर में पानी भर जाए, फिल अप ऑफ द वाटर, तो उसे क्रैटर लेक कहते हैं, या फनल शेप, राइट। मोस्टली वो सिंडर कॉन्स जो होते हैं, मैंने सेकंड टाइप का जो कॉन बताया, वहां पे इस तरह के क्रैटर डेवलप होते हैं। शील्ड का तो इस तरह के स्टीप स्लोप ही नहीं होता, राइट। सिंडर कॉन में इस तरह के क्रैटर जो है डेवलप होता है। अगर क्रैटर जो है एनलार्ज हो जाए तो उसे काल्डेरा कहते हैं। अब ज्योग्राफी में कुछ डिबेट है। कई ज्योग्राफर्स का मानना यह है कि ये जो काल्डेरा है वो क्रैटर के ही एनलार्जिंग पोर्शन है, यानी कि क्रैटर जो है उसमें सबसिडेंस, उसकी सराउंडिंग रीजन का नीचे सबसिडेंस हो जाता है और उसकी वजह से काल्डेरा डेवलप होता है। कुछ ज्योग्राफर्स का मानना है कि काल्डेरा को क्रैटर का डेवलपमेंट हो जाने के बाद अगर वो वॉल्केनो फिर से एक्टिव होता है और बहुत ही एक्सप्लोसिवली अगर एक्सप्लोड होता है तो ये पूरे रीजन को भी वो ब्रेक करके बाहर आएगा। तो इस वजह से कुछ कहते हैं कि या सबसिडेंस है पूरा इस रीजन का नीचे सबसिडेंस होने की वजह से है, या फिर बाहर अंदर से ऐसा एक्सप्लोजन हुआ कि पूरा एरिया जो है वो टूट गया, राइट। तो ये दो चीजें बताई जाती है। ज्यादा सेकंड रीजन को जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि काल्डेरा के सराउंडिंग रीजन में भी जो एक्सप्लोसिव वॉल्केनो होने के बाद जो सेडिमेंट्स जो भी मिलते हैं वो यहाँ पे अभी भी पाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि एक्सप्लोजन हुआ होगा और जो बाहर जो भी वॉल्केनिक मटेरियल बाहर आया इसकी वजह से काल्डेरा जो है डेवलप हुआ, राइट। सो दिस आर टू टाइप्स, क्रेटर एंड काल्डेरा। इसे लावा प्लग्स कहते हैं। लावा प्लग्स यानी कि जब भी पहले यहाँ पे ना एक एक्टिव वॉल्केनो रहता होगा, अब जो है ये लावा, ये वॉल्केनो जो था वो एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। उसकी एक्टिविटी यानी पूरी तरह से वो डीएक्टिवेट हो गया। उसकी जो पूरा यहाँ पे उसने जो डिपॉजिट एक्यूमुलेट की थी उसका सबका इरोजन हो चुका है, और ये बीच में उसकी डाइक या उसकी वेंट जहां से वॉल्केनो बाहर आता था वो यहाँ पे सॉलिडिफाइड होके सिर्फ बच गई। तो इस तरह के जो लैंडफॉर्म फीचर मिलता है इससे लावा प्लग कहते हैं।
तो ये जो वोल्केनोज थी उसकी सिर्फ वेंट है, राइट, वर्टिकल कॉलम ऑफ सॉलिडिफाइड लावा। एक दो फीचर बताना चाहती हूँ, जिसे गीजर और हॉटस्पॉट कहते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी से उनका रिलेशन है। कई जगहों पे इस तरह के फाउंटेन बहुत ही फोर्स से जो है जमीन से अंडरग्राउंड से वाटर बाहर आता है लाइक अ माउंटेन, लेकिन ये जो वाटर है दे आर हॉट वाटर्स, राइट, और इससे हॉट वाटर फाउंटेन को कहते हैं गीजर। ये जो होता है मैंने पहले तो बता दूं कि ये जो है गीजर बहुत ही फेमस गीजर है वर्ल्ड का, ओल्ड फेथफुल गीजर ऑफ येलोस्टोन पार्क इन यूएसए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्टोन है वो यहाँ पे येलो पाए जाते हैं, इसलिए उसको येलोस्टोन पार्क कहते हैं। दूसरा जो फीचर है ऐसा ही, वो है हॉट स्प्रिंग। अब हॉट स्प्रिंग जो होता है वो भी गर्म पानी का लेक है, लेकिन वो उस फोर्स से, जिस तरह से गीजर बाहर आ रहा है, उस प्रेशर से पानी बाहर नहीं आता, फाउंटेन नहीं लगता। लेकिन हमारे जैसे नॉर्मल लेक्स पाए जाते हैं वैसा ही नॉर्मल लेक होता है, बट गर्म पानी का। इन दोनों में इस तरह का डिफरेंस कैसे हुआ? पहले तो यहाँ पे जहाँ पे मैग्मा चैम्बर होती है, इसके सराउंडिंग रीजन में अगर ये ग्राउंड वाटर के सोर्स है तो यहाँ से ये पानी गर्म होता है। फिर यहाँ हमारे रॉक्स में से क्रैक्स फाइंड करके पानी इस तरह से ऊपर आता है, दोनों में इस तरह से पानी ऊपर आता है। गीजर में लेकिन वो इस तरह के चैम्बर्स क्रिएट करता है, और यहाँ पे जो चैम्बर है वहां पे गर्म पानी जो है एक्यूमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि इस चैम्बर में इतना ज्यादा उस गर्म पानी की स्टीम की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, और फिर उस प्रेशर के साथ जो है वो पानी इस तरह से फोर्स में बाहर आता है और गीजर क्रिएट होता है। लेकिन हॉट स्प्रिंग जो है, जो हमारे नॉर्मल लेक्स जो है, जिस तरह से पानी बाहर आता है, रिवर्स में पानी बाहर आता है, उसी तरह से अंडरग्राउंड वो क्रैक्स फाइंड करके यहाँ पे लो लैंड रीजन में जो है हॉट स्प्रिंग पाए जाते हैं, राइट। तो इन दोनों में इस डिफरेंस की वजह से ये आउटकम अलग होता है। मैं और एक डिफरेंस बताना चाहती हूँ। जो गीजर है वो बहुत ही रेयरली वर्ल्ड में पाए जाते हैं। एक तो पहले मैंने बताया कि उस तरह की उसकी इंटीरियर बननी चाहिए, मतलब एक प्रेशर चैम्बर बननी चाहिए, फिर बाहर आएगा। प्लस गीजर जो है जनरली नॉर्मली जहाँ पे पुरानी वॉल्केनिक एक्टिविटी रही होती है उसी रीजन में पाया जाता है। बट जो हॉट स्प्रिंग है वो वर्ल्ड में कहीं पे भी मिल सकता है। अगर कहीं पे वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं है वहां पे भी पाया जाता है। उसका रीजन ये है कि ये जो हॉट स्प्रिंग है उसको बनने के लिए सिर्फ गर्म पानी का एक रिजर्वर चाहिए, और नीचे अंडरग्राउंड वाटर का रिजर्वर गर्म वॉल्केनिक एक्टिविटी के अलावा दूसरे रीजन से भी हो सकता है। जैसे कि प्लेट मूवमेंट अगर हो रही है, यानी कि अगर दो प्लेट के बीच में कोलिजन हो रहा है, राइट, तो इस कंप्रेशन के वजह से वहां पे जो अंडरलाइंग रॉक्स होते हैं ऊपर के, वो भी इंटेंस प्रेशर जो है महसूस करते हैं और वो गर्म हो जाता है। जैसे हमारे हिमालय का हम एग्जाम्पल लें, हिमालय के नीचे हमें पता है कि इंडियन प्लेट अभी भी एक्टिव है और यूरेशियन प्लेट पे है जो प्रेशर कर रही है। तो इस वजह से उस रीजन के जो रॉक्स है वो भी गर्म हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस कंप्रेसिव फोर्स। तो उस रीजन के सराउंडिंग रीजन में अगर कोई ग्राउंड वाटर का रिजर्वर है तो वो पानी भी गर्म हो जाएगा, और जब वो बाहर आएगा ऐसे लेक में तो वो हॉट स्प्रिंग कहलाएगा, राइट। हमारे यहाँ बहुत सारे हॉट स्प्रिंग फेमस भी है। हिमाचल लद्दाख में हॉट स्प्रिंग बहुत ही फेमस जगह है। इवन मनाली के पास में भी भृगु ऋषि करके हॉट स्प्रिंग है। गुजरात में लसुंद्रा में है, राइट। हॉट स्प्रिंग यानी जिसे हम हिंदी में गर्म पानी के कुंड कहते हैं, राइट। काफी जगह पाए जाते हैं, इवन रिलीजियस सेंटिमेंट्स में उसे जुड़े होते हैं। तो हॉट स्प्रिंग कहीं पे भी मिलते हैं। गीजर आर वेरी रेयर। गीजर जो होते हैं उनमें वाटर में सिलिका जो होता है, अंडरग्राउंड से जो सिलिका होती है वो उसमें जो है डिसॉल्व हो जाती है, और कई बार जो बाहर आते हैं तब उसके डिफरेंट डिफरेंट इस सिलिका की और मिनरल्स की वजह से कलर्स होते हैं। जैसे हमने देखा येलोस्टोन पार्क के जो रॉक्स है वो येलो है। उसका रीजन ये है कि गीजर के अंदर जो सिलिका, येलो कलर की सिलिका जो है वो डिसॉल्व हुई है, और जब गीजर बाहर आता है वो सिलिका वहां पे डिपोजिट होती है रॉक्स पे, और इसीलिए वो रॉक्स जो है वो येलो नजर आते हैं। उसी तरह से हॉट स्प्रिंग जो होते हैं उसमें भी इस तरह के मिनरल्स जो है वो डिसॉल्व होते हैं, लेकिन वो इस प्रेशर से बाहर नहीं आते, इसलिए काफी सारा स्पेस होता है कि वहाँ पे बैक्टीरिया जो है, हीट लिविंग बैक्टीरिया, वो भी इस हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया है। और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स और बैक्टीरिया की वजह से हॉट स्प्रिंग की मेडिसिनल वैल्यूज है, राइट। हॉट स्प्रिंग में नहाने से ऐसा माना जाता है कि कई सारे स्किन डिसीजेस को भी हील होती है, और हवाई और ऐसी कई जगहों पे इसका टूरिज्म भी होता है, राइट।
और इसलिए शायद आप सोच सकते हैं कि हमारे रिलीजन में भी क्यों गर्म पानी के कुंड में नहाना जरूरी है, बिकॉज ऑफ दिस मे बी द मेडिसिनल वैल्यूज। अभी जो हॉट स्प्रिंग है वो जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। मैं इस एनर्जी के बारे में बताना चाहती हूँ क्योंकि अभी कुछ सालों से जो यूपीएससी का मेंस में ट्रेंड्स रहा है, ऑल्टरनेटिव एनर्जीज के बारे में काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2013 मेंस में सेल एनर्जी के बारे में क्वेश्चन आया, और जैसे ही आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज के नेगोशिएशंस होते हैं, इस बार भी लीमा में क्लाइमेट चेंज के नेगोशिएशन होने वाले हैं। तो यूपीएससी का रहता है कि ऑल्टरनेटिव जो अनकन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं उसके बारे में हम जाने। तो इसलिए मैं जियोथर्मल एनर्जी के बारे में बताना चाहती हूँ। यहाँ पे नीचे जहाँ पे भी ये हॉट स्प्रिंग या हमें पता चलता है कि गर्म पानी मिल रहा है, वहां पे नीचे जो गर्म पानी का जो रिजर्वर होता है वहां पे 2 पाइप जो है इंजेक्ट की जाती है। एक पाइप जो होती है वहां से गर्म पानी जो है बाहर लाया जाता है। उस गर्म पानी की जो स्टीम होती है उससे हम टरबाइन को घुमाएंगे एंड इलेक्ट्रिसिटी को जो है वहां से जनरेट होगी। फिर वो पानी फिर से ठंडा किया जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे उसे लाया जाता है और फिर से उसे उस रिजर्वर में वापस भेज दिया जाता है। देखिए, वहां से सिर्फ निकालते रहेंगे तो वो रिजर्वर एक दिन जो है वो खाली हो जाएगा। और ये भी कि जब भी कोई ग्राउंड वाटर रिजर्वर होता है उसमें से अगर हम पानी एक्सट्रैक्ट कर ले तो वो फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एक शायद एक ऐसी भी पोजीशन है कि वो फिर पानी जो है कभी होल्ड ही ना कर पाए, तो उस रिजर्वर को मेंटेन करना भी जरूरी होता है। तो इसीलिए पानी यहाँ से लिया और फिर वापस डाल दिया, फिर से यहाँ पे वो पानी अंदर जाने की वजह से वो फिर से गर्म हो जाएगा और फिर से हम इसे इस तरह से रीयूज कर पाएंगे। तो दिस इज हाउ जियोथर्मल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड, राइट। गर्म पानी से हम एनर्जी जो है कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। लेकिन इस एनर्जी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें ऐसा रिजर्वर जो है लोकेट करना पड़ेगा। सपोज हमें हॉट स्प्रिंग मिल गया, लेकिन इस हॉट स्प्रिंग से अगर मिल जाने के बाद हमें ये तो नहीं पता चलता कि उसके नीचे कितना बड़ा रिजर्वर। अगर वहां पे हमें अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट डालना है तो उसके लिए हमें काफी बड़ी अमाउंट में वाटर चाहिए होता है, राइट। और इसके लिए हमें जो अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए उतना बड़ा रिजर्वर अर्थ के नीचे जो है हॉट स्प्रिंग के नीचे है या नहीं, वो लोकेट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इवन इन द जियोलॉजिकल सर्वे जो होता है उसमें काफी डिफिकल्ट होता है। प्लस अगर वो नीचे हमें मिल भी गया रिजर्वर तो वहां नीचे तक जो हमें पाइप्स ले जानी है उसके बीच में अर्थ के सरफेस से बहुत ही हार्ड रॉक्स होते हैं। वो हार्ड रॉक्स को हमें कट करके उस डेप्थ में जाना वो भी काफी टेक्नोलॉजिकली चैलेंजिंग टास्क है। तीसरी लिमिटेशन ये है कि जब भी हम गर्म पानी जो है वो तो रिजर्वर से अगर हम बाहर लाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई बार टॉक्सिक गैसेस भी बाहर आ जाती है। आज दुनिया में 1 या 2 जगह है जहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी है जो एक्सट्रैक्ट की जाती है, बट वहां पे काफी जो है टॉक्सिक गैसेस भी बाहर आ रहे हैं। फिर उन गैसेस को जो है रिलीज करना पड़ता है। फिर हम ऐसा हो जाता है कि अगर हम बचाना चाहते हैं क्लाइमेट चेंज को, लेकिन ऊपर से हम ज्यादा हो जाता है, अर्थ में जो ट्रैप हुए टॉक्सिक गैसेस भी हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। तो ये जियोथर्मल एनर्जी की कुछ लिमिटेशन है। कुछ शायद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाए आगे तो हम इससे शायद हार्नेस कर पाए। तो हमने देखा अब तक वोल्केनिज्म। लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स।